हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन रेड क्लासेस। कैसे हैं आप सब। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर एक नया सब्जेक्ट पढ़ने चल रहे हैं। 4 बजे की क्लास में हमने इंग्लिश को देखा था, इंग्लिश स्टार्ट किया था। अभी हम एक नया सब्जेक्ट डिस्क्राइब करेंगे। जो जो चीज़ें इसमें हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। 50 नंबर का यह पेपर रहेगा आपका। आप शालिनी डायरेक्ट क्लास साथ बने हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। चलिए देखते हैं मैं आपसे इस समय कौन सा नया सब्जेक्ट शेयर करने चल रही हूँ। ठीक है, आपके सामने ये रहा सब्जेक्ट। क्या है? प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। 50 नंबर के पेपर पे ज़्यादा फोकस करते हुए चलेंगे स्टार्टिंग से, बिकॉज ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग होता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि टेट, सुपर टेट, सी टेट में इससे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। इसलिए ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। आपको ऐसे ही क्वेश्चंस इसी में से मिलेंगे। जब आप टेट सुपर टेट की तैयारी करेंगे तो आपको यही चीज़ें फिर दोबारा मिलेंगी, लगेगा कि हाँ हमने कहीं पे इसको पढ़ा हुआ था। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है। हम चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। जितनी भी चीज़ें आपके सिलेबस में दी गई हैं सारे टॉपिक्स मैं आपको क्लियर कराऊंगी, इसीलिए मैं स्टार्टिंग से क्लास ले रही हूँ ताकि आपका कोई भी टॉपिक ना छूट पाए। एग्जाम से पहले हम अच्छे से रिवाइज भी कर लेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ये लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन करिए और अपनी नोट्स को प्रॉपर तरीके से बनाते हुए चलिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है आपका प्रारंभिक शिक्षा हेतु प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं। ठीक है, प्रोविजन एंड कमिटमेंट फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आपका पहला चैप्टर का नाम है। करेक्ट। अब आगे चलते हैं, एक एक चीज़ को ब्रीफ में डिफाइन करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक आ रहा है, जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, समझना है, पढ़ना है, वो है शिक्षा से संबंधित संस्तुतियाँ। एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड कुछ ऐसे रिलेट थॉट्स हैं, चीज़ें हैं जिनको आपको समझना ज़रूरी है कि क्या चीज़ें कही जा रही हैं, क्या बताया जा रहा है आपको। देखिए, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको कुछ आर्टिकल्स के बारे में भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 21A के बारे में, 29(2) के बारे में, 45 के अंतर्गत शिक्षा संबंधी की संस्तुतियाँ क्या हैं। 21A और 29(2) और 45 के अंतर्गत शिक्षा से रिलेटेड क्या बात इस आर्टिकल में कही गई है। आपको ये तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में दिया गया है। आप सिलेबस से हर एक पॉइंट को मैच करते थे। कोई भी पॉइंट छूटेगा तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मुझे बताएं कि मैम ये टॉपिक छूट गया है। ठीक है, टेलीग्राम पर मैंने सिलेबस भी शेयर कर दिया है। अब ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में देखते हैं क्या चीज़ें कही गई हैं। सबसे पहला कुछ और आर्टिकल्स भी हम देखते हुए चलेंगे, क्योंकि दिया है बुक में, मैंने देखा बुक में चीज़ें दी हुई हैं तो हो सकता है आपसे राइज हो जाए। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिया है आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, आर्टिकल 14 है। देखते हैं कि आर्टिकल 14 क्या कह रहा है। आपसे प्रश्न आएगा आर्टिकल 14 से क्या अभिप्राय है, अनुच्छेद 14 से आप क्या समझते हैं, अनुच्छेद 14 के लिए टिप्पणी करिए। आपसे ऐसे प्रश्न आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14 में कहा गया है कि राज्य, स्टेट किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इक्वलिटी की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में यह बात डिक्लेयर करके कही गई है कि राज्य, कहा गया है कि राज्य किसी भी, जो स्टेट है वो किसी भी पर्सन को कानून के समक्ष जो समानता है या भारत के क्षेत्र में जो कानून का समान संरक्षण है वो उसको सब पे लागू किया जाएगा, किसी को उससे वंचित नहीं किया जाएगा। अगर कोई वंचित करता है तो उसको उसके मानदंड भुगतने होंगे। यही बात आपसे कही जा रही है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कुछ भी हो। अगर वो राज्य का एक व्यक्ति, एक पर्सन है, तो उसका ये अधिकार है कि उसको हर एक चीज़ समानता के साथ मिलेगी, उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता है। यही है आर्टिकल 14, इक्वलिटी अकॉर्डिंग टू लॉ, आर्टिकल 14। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एकदम सीधी सी बात मैंने आपको बताई। आगे चले, नेक्स्ट देखिए। दूसरा मैंने यहाँ पर लिया हुआ है अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समता, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं वो भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि क्या चीज़ें कहाँ पे हैं और अपने तरीके से आप बनाकर अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समता, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्या है, राज्य के अधीन, राज्य यानी कि स्टेट के अधीन किसी पद नियोजन या नियुक्ति से संबंधित
जॉब से रिलेटेड या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। हर एक सिटीजन के लिए समानता होगी, किसी को पक्षपात नहीं किया जाएगा, किसी को अलग नहीं किया जाएगा, किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है। यह बात आर्टिकल 16 में कही गई है फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए, किसी पद पर नियुक्त होने के लिए, नियुक्ति पाने के लिए। ठीक है, अब इसमें कुछ बातें और है, यह भी देखते हैं। राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना उससे विभेद किया जाएगा। यहाँ पे बात बहुत क्लियर कट में आपको साफ साफ बताई गई है। आर्टिकल 16 जो आपसे बात की जा रही है कर रहा है कि किसी को भी नौकरी से नियुक्त नहीं किया जाएगा। अगर उसके धर्म को देख के उसको हटाएंगे तो गलत है, उसका मूल वंश देखेंगे तो गलत है, जाति उसकी देख के उसको नौकरी देंगे तो गलत है, लिंग उसका देख के देंगे तो गलत है, उसका जन्म स्थान कहाँ पे हुआ है, उसका निवास स्थान कहाँ पे है, उसकी बेस बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ देख के ऐसे अगर नौकरी दी जाएगी तो ये उचित नहीं है, ये गलत है। इसके लिए आपको जो है मानदंड भुगतना होगा, आपको इसको दंड मिलेगा, भुगतान करना पड़ेगा अगर कोई अधिकारी ऐसा कुछ करता हुआ कभी पकड़ा जाता है तो। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चले देखते हैं। तीसरा देखिए, 2 हमने क्लियर कर लिया। आराम से चल रहे हैं, तेज़ नहीं बता रही हूँ, धीरे धीरे करके चलेंगे, हमारे पास बहुत वक्त है। आप जो पढ़िए अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, नोट्स को प्रॉपर बनाइए। मैं हैंड रिटन नोट नहीं दे पाऊँगी, मेरे पास उतना वक्त नहीं है, मैं टाइप करने में ज़्यादा बेटर फील करती हूँ, इसलिए मैं टाइपिंग करके आपको चीज़ें वो क्लियर करके बढ़िया तरीके से एकदम क्लियर वे में दे रही हूँ। ठीक है, देखिए इसी तरह मेरे सारे नए सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे सिर्फ मैथ को छोड़कर। देखिए क्या है, बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अनुच्छेद 21A, ये आपके सिलेबस में था। 2 मैंने आपको एक्सटर्नल चीज़ें बताई। क्लियर? 21A की बात आपके सिलेबस में आपसे पूछी गई है। क्या पूछ रहा है? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन क्या है यह समझते हैं। संविधान या विधान हो गया, संविधान होगा। संविधान के 86 में जब संविधान का 86वां संशोधन हुआ था, संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 21A को जोड़ा गया था। जब ये संशोधन किया गया था, कौन सा? 86 संशोधन किया गया। कब किया गया था? 2002 में किया गया था। डेट और सन दोनों याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न यही से बनता है। ऑब्जेक्टिव इसमें डेट आती है, इस सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव में डेट आएगी, बहुत कंफ्यूजिंग करेगी, उस समय लगेगा कि बहुत गलती कर दिया है। ध्यान से रखिएगा, बता रही हूँ। देखिए, जोड़ा गया है, यह प्रावधान करता है, कहता है यहाँ पे कि राज्य विधि बनाकर, राज्य की विधि प्लानिंग बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य के लिए उपबंध करना, उपलब्ध करना, चीज़ों को मैनेज करना। कितने वर्ष के? 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। 10 से लागू हुआ। कब लागू हुआ? आपको ये डेट पूछता है। ठीक है, कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे मैंने आपको 2 से 3 बता दिए कि आपको यहीं से आएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा आप। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट देखते हैं। अब बारी है 4th। देखिए क्या है? भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार, राइट टू प्रिजर्व द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, आर्टिकल 29(1). ये आपका जो आर्टिकल है वो 29(1) है या 29(a) भी आप कह सकते हैं। है क्या? राइट टू प्रिजर्व द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट और कल्चर, भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार। चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या बात कही गई है। आपसे आर्टिकल पूछ लेगा कि 29(1) का अभिप्राय क्या समझते हैं, उसके बारे में बताइए। तो आपको ऐसे प्रश्न आपको 2 नंबर में देखने को मिलेंगे, आपको लिखना होगा। चलिए देखते हैं क्या है। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी, भारत का राज्य क्षेत्र जितना है, ठीक है, स्टेट के एरिया जितने हैं, या किसी भाग का जो कोई निवासी है, कोई सिटीजन है, कोई नागरिक है, को किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा है, कोई एक हिस्सा है जिसकी अपनी एक अलग से भाषा है, उसकी एक लिपि है या उसकी संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार है। मतलब जैसे अलग अलग, एक उत्तर प्रदेश में इतने सारे ज़िले हैं, ठीक है, अब हर ज़िलों में अलग अलग भाषा की प्रमुखता देखिए। कहीं पे अवधी लोग बोलते हैं, कहीं पे फैज़ाबाद के साइड देखिएगा तो अलग तरीके से बोलते हैं, बहुत सारे लोग, मतलब बहुत अलग अलग है, ठीक है, हर ज़िलों में।
अब क्या होता है कि उनको ये प्रिविलेज दी गई है, ये उनको कहा गया है कि उनको अपनी भाषा को, मातृभाषा को, अपनी जो एरिया की, लोकेलिटी की भाषा, उनको भी उनको साथ लेकर चलना। उनको कोई ये नहीं कह सकता है कि आपको ये भाषा आती है तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, या आपको इस भाषा की वजह से यह स्थान नहीं मिलेगा। इसीलिए जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे हर लैंग्वेज में पेपर आते हैं, ठीक है। कन्नड़ में अलग, तमिल में अलग, तेलुगु में अलग, ISPCs का हर पेपर हर लैंग्वेज में प्रिंट होता है। इसी वजह से ये चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं कि भारत के राज्य क्षेत्र में या किसी विभाग के नागरिक को किसी विशेष भाषा या लिपि या संस्कृति, अगर उसकी कुछ अलग चीज़ें हैं, उसका कोई लिपि है, संस्कृति है, तो उसको उससे वंचित नहीं किया जाएगा। उसको उसका बनाए रखने का उसका पूरा राइट है, ये भारत सरकार ने दिया है, ठीक है। समझ में आया बात? आगे चले, कोई इसको छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ क्या है? नागरिकों की शिक्षा संस्थान में प्रवेश का अधिकार। आपके सिलेबस में ये पॉइंट दिया गया था, ये आपके सिलेबस में है, इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें मैं फर्दर भी बता रही हूँ क्योंकि पूछ लेता है, इसलिए आपको बताना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं क्या है। नागरिकों को शिक्षा संस्थान में प्रवेश का अधिकार, राइट ऑफ सिटीजन फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। प्राइवेट स्कूल में या तमाम चीज़ें, मैं आपको प्राइवेट स्कूल से भी कुछ चीज़ें हैं बताऊंगी। अभी फ़िलहाल देखते हैं कि 29(2) में क्या बात कही गई है। आपके सिलेबस में है, ध्यान से देखिएगा। राज्य द्वारा पोषित, राज्य के द्वारा पोषित या राजनिधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को, किसी भी सिंगल सिटीजन को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ये बात 29(2) में कही गई है। कोई अगर बच्चा है या कोई भी सिटीजन है, अगर वो कहीं पे प्रवेश लेना चाहता है तो उसको वहाँ के लोग जो भी हैं वो उसको धर्म की वजह से, उसके मूल वंश की वजह से, उसकी जाति की वजह से, उसके पहनावे की वजह से उसको वहाँ से एडमिशन लेने से नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। ये बात आपके 29(2) में डिक्लेयर करके कही गई है। कुछ चीज़ों को ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा क्योंकि आप एक अच्छे नागरिक हैं, तो आपको इन सब चीज़ों की जानकारी सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं सही बात कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ? चलिए देखते हैं। आपका 29(2) का जो कॉन्सेप्ट था, जो आपसे पूछा गया था, वो यही था। इतनी सी बात आप इसको अच्छे तरीके से अपने तरीके से भी बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 6 देखिए, अनुच्छेद 45, ये भी आपके सिलेबस में दिया गया है ना, आर्टिकल 45। चलिए देखते हैं कि ये क्या है। बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध कराना, ठीक है। अब चलिए जानते हैं क्या है। राज्य को तब तक सभी बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करना होगा जब तक वह 6 साल की आयु का नहीं हो जाता। आर्टिकल 45 एक अलग बात को सामने रखता है, ध्यान से रखिएगा, कंफ्यूज कोई नहीं होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा, जो चीज़ें कंफ्यूज करती हैं वो मैं आपको यहीं पे क्लियर बता रही हूँ। क्या कह रहा है कि राज्य को तब तक सभी बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था, एजुकेशन की अरेंजमेंट को करने के लिए प्रयास करना होगा अनवरत जब तक वह बच्चा 6 साल की उम्र नहीं पार कर लेता, 6 साल का वह नहीं हो जाता। आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक, जब तक वह 6 वर्ष पूरा नहीं कर लेता है तब तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। ये बात आर्टिकल 45 में कही गई है। ये सभी राज्यों पर लागू है, सभी राज्य इस चीज़ को फॉलो करते हैं। यही है आपका आर्टिकल 45 कि जब तक बच्चा आपका 6 साल तक का नहीं हो जाता, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उसको कैसे पालन पोषण देना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे डायरेक्शन देना, सब चीज़ों की उपलब्धता को पहले से मेंटेन करके उसको देना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियरेंस के साथ ये समझ में आ रही होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एक नया टॉपिक आपके सामने आया। आर्टिकल से जो चीज़ें आपके कैंप पूछी गई थी, एक पूछा गया था 21A, मैंने आपको क्लियर बताया। एक आपसे पूछा गया था 29(2, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। फिर आपसे पूछा गया था 45, ये तीनों आपके सिलेबस में था, तीनों मैंने बताए और 1-2 मैंने एक्स्ट्रा भी बताए। मुझे उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। चलिए बढ़ें आगे। चलिए
देखिए क्या है, बाल अधिकार, चिल्ड्रंस राइट, इनके बारे में क्या चीज़ है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। भारत प्रारंभिक समय से ही बच्चों के अधिकार, समानता और उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध रहा है। भारत सरकार जो है हमेशा से, शुरू से ही बच्चों के जो राइट है, बच्चों की जो इक्वलिटी है, उनका जो डेवलपमेंट है, उसको लेकर वो कॉन्शियस रहा है। बच्चों को किसी भी प्रकार के खतरे, कोई भी टॉर्चर, कोई भी जोखिम की स्थिति में सुरक्षा का अधिकार है। अगर कोई प्रॉब्लम है, उनको कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई टॉर्चर कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उनको सुरक्षा पाने का अधिकार है, उनको राइट दिया गया है। चिल्ड्रन एक्ट में ये चीज़ डिफाइन करके बताई गई हैं। देखिए, भारत में भी पूरी दुनिया के साथ 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। कौन सी तारीख को? 20 नवंबर को। आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न यही पूछ लेगा कि पूरी दुनिया में बाल अधिकार का दिवस कब मनाया जाता है, तो आप टिक करेंगे 20 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय नियम के मुताबिक बच्चे का मतलब है कि वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम है। इंटरनेशनल के हिसाब से जो बच्चा हुआ होता है जिसकी उम्र 18 साल के अंदर होती है, ठीक है, वो बच्चा कहलाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे चले, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ बातें और है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून 2005 के अनुसार, किसके अनुसार? 2005 के अनुसार बाल अधिकार में बालक बालिकाओं के वे समस्त अधिकार शामिल है, वो सारे अधिकार उसमें रिलेटेड हैं, इंक्लूडेड हैं, जो 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा स्वीकार किए गए। किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ अधिवेशन। कब? 20 नवंबर 1989 को। इसीलिए उस दिन बाल दिवस मनाया जाता है। तथा जिन पर भारत सरकार ने जो प्रावधान, जो नियम, जो ये चीज़ें स्वीकार की गई थी, इस पे भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 को अपनी सहमति प्रदान की थी, अपने हस्ताक्षर दिए थे कि हाँ, मैं भी इससे रिलेटेड हूँ, मुझे भी ये चीज़ें अपने यहाँ लागू करवानी है। समझ में आई बात? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट बाल अधिकार से रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा, आपके सिलेबस में दिया गया है ये टॉपिक, कोई भी नेग्लेक्ट नहीं करेगा। कोई भी दिक्कत होगी तो आप पूछ लीजिएगा। चलिए, पहला पॉइंट क्या है वो देखते हैं। हमें उनको पूरा विकास और सुरक्षा का आनंद लेने का मौका देना चाहिए। ये सरकार कहती है कि जो बच्चे हैं, जो 18 साल के अंदर हैं, उनको पूरा डेवलपमेंट करना, उनकी पूरी प्रोटेक्शन करना, सारी चीज़ों का जो एक एन्जॉयमेंट है उनको लेने का अवसर देना चाहिए। बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर सारी गाइडलाइन को फॉलो करवाना चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, दुर्व्यवहार, गैर व्यापार, हिंसा से पीड़ित बच्चे बनने के बजाय बच्चे की सुरक्षा और देखभाल होनी चाहिए। उनके साथ गलत व्यवहार हो, उनका गंदा व्यापार हो, उनके साथ हिंसा हो, उनको पीड़ित किया जाए, उनको प्रताड़ित किया जाए, उनको परेशान किया जाए, इन सब चीज़ों के बजाय बच्चों की सुरक्षा और उनके प्रोटेक्शन, उनकी सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान फोकस करके चलना चाहिए। उन्हें एक अच्छी शिक्षा, एक बेस्ट एजुकेशन, एक टॉप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। मनोरंजन, एंटरटेनमेंट के लिए और एंजॉयमेंट के लिए सीख मिलनी चाहिए, ताकि वो चीज़ों को समझें, रिलेट करें, खुद की भी थोड़ी प्रोटेक्शन के लिए जागरूक रहें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सहभागिता को बढ़ावा देना चाहिए। इससे क्या होता है? सहभागिता, शेयरिंग, चीज़ों को ग्रुपिंग करना, समझना, दूसरे की हेल्प करना, इन सब चीज़ों का भी जो मनोभाव होता है वो जो है उत्पन्न होता है, या कह सकते हैं जन्म लेता है, समझ में आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट है शोषण, श्रम, व्यापार, बाल विवाह से संरक्षण का अधिकार। हर एक बच्चे को जो 18 साल से उम्र में कम है, जब तक वो बालिग नहीं है तब तक उसको शोषण से, एक्सप्लॉयटेशन से, वो जो उसके श्रम से, जो बाल श्रम करवाया जाता है, वो उसका व्यापार जो किया जाता है, बच्चों को जो बेचा जाता है किडनी के लिए, गुर्दे के लिए, आँख के लिए, तमाम चीज़ों के लिए, हर दिल के लिए, बाल विवाह जो करवा दिया जाता है गांव में, छोटी जातों में वगैरह वगैरह जगह होता है, अभी भी बहुत जगह होता है। तो इन सब चीज़ों से उनको संरक्षण का पूरा अधिकार प्रोवाइड है। ठीक है, तो ये सब करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखते हैं क्या है। अब कुछ बातें और रिलेटेड है, ये भी आपके सिलेबस में है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से चलते हुए चलिए। मैं आपको एक टॉपिक से कुछ ऐसे फर्दर चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि आपको पूरी बातें तो याद नहीं रहेगी एग्जाम में। ठीक है, तो अगर ढेर सारा चीज़ें देखे रहेंगे तो कम से कम 4-5 लाइन तो क्लियर हो ही जाएगी, तो आप बढ़िया आंसर कर सकते हैं अपने तरीके से। एक पेपर आप दे के पूरा ऑब्जर्वेशन ले चुके हैं। मैंने यही बात आपसे कही थी कि खुद का एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखाएगा।
पहला पॉइंट, बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार है। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो अब बर्थ सर्टिफिकेट तुरंत स्कूल वहाँ पे हॉस्पिटल से मिलता है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे वो प्राइवेट हो, तुरंत मिलता है। उसके विदाउट वहाँ से डिस्चार्ज नहीं किया जाता है। तो उसको तुरंत पंजीकरण, अपना रजिस्ट्रेशन लेने का और अपनी राष्ट्रीयता, अपनी जो नेशनलिटी उसको प्राप्त करने का अधिकार उसको जैसे जन्म लेता उसी दिन हो जाता है, उसी पल उसी सेकेंड हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, प्रत्येक बच्चे को अपना नाम, जो उसका खुद का नेम है, उसके जो पारिवारिक नाम है, जो उसकी जात है, उसकी राष्ट्रीयता को बनाए रखने का उसको पूरा अधिकार है। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट देखिए, इन सब चीज़ों से कोई रोक नहीं सकता है। बच्चों को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग ना करना। बच्चों को जो माता पिता की विलिंगनेस है, जो चाहत है कि बच्चा ऐसा करे, ये चीज़ें ऐसी हैं, उन बच्चों के बच्चों के मन में माता पिता के खिलाफ जहर नहीं भरना चाहिए, उनके अगेंस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनके बच्चे हैं, वो उनके माता पिता हैं, उनकी केयर करेंगे, उनको संभालेंगे, उनको बताएंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने बर्थ दिया है। आपका कोई दायित्व नहीं होता है कि आप उनके मन में अलगाव कर दें, उनके मन में जहर बो दें माता पिता के प्रति। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट देखिए, फिर बातें हैं, बच्चों को मादक पदार्थ के सेवन से, इनको बीड़ी, सिगरेट, ये पान पराग वगैरह वगैरह जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं, इनको खाने से रोकना चाहिए। मादक पदार्थों की लत नहीं लगनी चाहिए। लैंगिक शोषण से बचाना चाहिए, इन सब चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। बच्चे गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। शरणार्थी बालक को संरक्षण, कोई शरणार्थी बालक है, कहीं से बिछड़ गया है, किसी मेले से या कहीं भी है, कोई भी चीज़ें हैं, अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसको बाल, जहाँ पे ये अनाथालय वगैरह होता है तो वहाँ पे आप ले जाके संरक्षण प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये दायित्व तो एक इंडियन होने के नाते, एक सिटीजन होने के नाते आपका बनता है, करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, उनको संरक्षण प्राप्त करने का पूरा अधिकार होता है। बालकों के जो अपहरण, जो उनका किडनैप होता है, बाजार में जो चीज़ उनको बेचा जाता है, उनके व्यापार को उनको अच्छे से इन सब चीज़ों से रोकना चाहिए। ठीक है, अगर आपके सामने कोई चीज़ें हो रही हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी चीज़ें आपके सामने फ़िलहाल ना हो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, मैंने आपके सामने आज क्लियर किया। मैंने आपको लास्ट में बाल अधिकार से रिलेटेड मुख्य बिंदु से बातें यहीं तक क्लियर की। आज की यह क्लास आपको यहीं तक मिलेगी। हमने काफ़ी अच्छी चीज़ों को क्लियर किया। प्रारंभिक का जो हमारा ये एजुकेशन 4 था, 50 नंबर का दूसरा पेपर था, ये सेकंड पेपर है, मैंने आपके सामने आज स्टार्ट कर दिया। हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कैसा लगा आपको ये मुझे बताना है, कि हेल्प मिल रही है, समझ में आ रहा है, कोई भी नोट्स में दिक्कत हो तो ये मुझे आप बताइए। अभी हम स्टार्टिंग में है तो मैं नोट्स में कुछ चेंजेस लाने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइए। नेक्स्ट क्लास में हम कल शाम को 4 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।